मीडिया वन प्लस के तमाम दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ एक बार सीधी बात करने के लिए और सीधे सवालों का जवाब देने के लिए फिर से बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं। हम आपको बताते चलें कि अमित शाह जी की रैली थी और जम्मू एयरपोर्ट पे इन्होंने अमित शाह जी का स्वागत किया। राजौरी भी ये गए थे जहां अमित शाह जी की रैली हुई थी। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और सवाल जो हैं वो सीधे पूछेंगे। लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ भी इसमें काटा नहीं जाएगा। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे मेंशन कीजिएगा। बहरहाल मनकोटिया जी ये बताएं, पिछले 3-4 दिन जो हैं वो कितने हेक्टिक रहे? नहीं, अच्छे थे, मज़ा आया, बढ़िया। चलिए ठीक है। और ये कोई मतलब टाइमिंग सेट थी कि जब अमित शाह जी आएंगे तभी दिल्ली में ज्वाइनिंग करूंगा और फिर जम्मू में आऊंगा, ताकि एक इस तरह से सिलसिला जो है वो रहे, या ये किस तरह से? सर बिल्कुल नहीं था। दिल्ली में एक बैठक के लिए गए थे और वहाँ जब पहले दिन शाह साहब से बात नहीं हुई, दूसरे दिन हुई, तो फिर उनकी तरफ से आया कि आज ही अगर मतलब पिछले 1.5 साल से लगा बात चल रही है और हर दिन बात लंबी हो रही है, तो अगर बात ख़त्म करनी है तो फिर इसको डिसाइड जल्दी करना है। तो फिर जिस दिन हुई तो उसी दिन शाम को लगभग 12-1 बजे के 12 साढ़े 12 हुई, तो शाम को 4 बजे का टाइम निकल गया। चलिए ठीक है। मैं आपको याद दिलाता चलूँ, जब आपने यहाँ पर जब आम आदमी पार्टी का वो लेटर आया था उस दिन हरि सिंह जी के बर्थडे पर, और मैंने आपको बताया था कि लगातार आपकी बातचीत अमित शाह जी तक जो है वो हो रही है और अब वो चीज़ साफ हो चुकी है कि आप एक भारतीय जनता पार्टी के न केवल उधमपुर बल्कि जम्मू कश्मीर के एक नेता गिने जाएंगे। अंजल त्यागने का क्या एक बात आई बीच में और क्या सोच थी? क्योंकि ये इसलिए पूछ रहा हूँ, आपके जो विरोधी हैं वो हमें लगातार कह रहे हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ, देखिए, ये एक इस ब्रह्मांड का सिस्टम है। इस जो खासकर ब्रह्मांड के अंदर जहाँ हम इंसान लोग रहते हैं उसका एक सिस्टम है। जब भी कोई आदमी बढ़ता है तो कुछ लोगों को खुशी होती है और कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, और तकलीफ वालों को कोई रोक नहीं सकता और खुशी मनाने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें चलेंगी। कुछ समर्थक हैं जो फेवर में कहेंगे, कुछ जो समर्थक नहीं है वो अगेंस्ट भी कहेंगे। रही बात, हमारा एक शुरू से रहा है, जहाँ भी रहे हम तो पूरा तन मन धन के साथ हमने उस सिस्टम के अंदर काम किया है। और यहाँ हमारे पास जो था तो हमने इस संगठन को, हमारे पास यही था, एक संकल्प था, वो संकल्प लिया। और उस संकल्प से हमारा मकसद ये था कि जो भी कई बार होता है कि संगठन के अंदर नए पुराने कोई साथी, कई बार होता है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कुछ लोग जैसे चर्चा होती है कि बनेगी सरकार, नहीं बनेगी, तो एक संकल्प, बड़ा संकल्प जब होगा तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वो जो विश्वास है वो आपके टारगेट की तरफ ले जाता है और आप टारगेट अचीव कर लेते हैं। नहीं, हमने मेंशन भी किया था अपनी उस एक खबर में कि ऋषि कुमार कौशल जी ने जब संकल्प लिया था तब रियासी का जो डिस्ट्रिक्ट बनना नियरली इम्पॉसिबल लग रहा था। आगे आप किस तरह से देखते हैं? संकल्प तो आपने लिया है, लेकिन किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर में क्या रोड मैप होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी की आप कहते हैं सरकार बनेगी? हाँ, देखिए, अक्सर ये चर्चा चलती है कि जो हमारा पुंछ राजौरी का एरिया है या कश्मीर का एरिया है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वोट की चर्चा होती है। लेकिन कल शाह साहब की आपने रैली, और मैं राजौरी वाली रैली में खुद था, रैली होना, लोगों का आना एक बात है, लोगों के अंदर जोश दूसरी बात है। और जो जोश ये तो आप लाइव देख रहे थे, लेकिन उसमें जो हमने देखा जहाँ पे मैं खुद प्रेजेंट था, तो मतलब एक उत्साह, एक मतलब डिफरेंट उत्साह था लोगों के अंदर। मतलब जोश, नारा आया शेर आया, इस तरीके के नारे लगा के, और उनके आने से 1 घंटा पहले नारे लग रहे थे और बहुत ज़बरदस्त जोश लोगों के अंदर था। तो उससे एक साफ और सीधा है कि मतलब पार्टी सारे खित्तों को एक नज़र से देख रही है, उनकी पुराने पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनको हल करने का प्रयास कर रही है, उसमें रिजल्ट भी दे रही है, और जिसकी वजह से आने वाले समय में सरकार बनेगी। चलिए अब उधमपुर की भी बात कर लेते हैं और सीधा स्पष्ट सवाल, क्या पवन गुप्ता जी आपको मिले, क्या पवन खजूरिया जी आपको मिले, या फिर 2002 में जब आप जीते थे तो आपने जाके लाला शिवचंद गुप्ता जी से आशीर्वाद लिया था? क्या आप पवन गुप्ता जी या पवन खजूरिया जी के घर पे जाएंगे? देखिए, ये भी एक लोगों के अंदर एक मैसेज गया था कि लाला जी हमारे बुज़ुर्ग थे, लेकिन मैं जीतने के बाद कभी उनके घर में नहीं गया। मैं कभी उनके घर में आज तक नहीं गया। सिर्फ जब उनका देहांत हो गया था तो उनके घर के जिस दिन हुआ था तो उस दिन हम गए थे, तो मैं आज तक उनके घर में कभी नहीं गया हूँ। एक ही बार गया हूँ उनके देहांत के समय में। रही बात अब संगठन में है, तो संगठन में हमारी कोशिश होगी कि जो ग्रुपिज़म कम हो,
टारगेट मैंने कहा जब सरकार बनाने का टारगेट है तो फिर छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके हमने नुकसान नहीं करना है, संगठन का, पार्टी का नुकसान नहीं करना है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं इनको हम साइड पे रख के बड़ा टारगेट लेके चले। जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी तो हम सभी लोगों का भला हो सकता है, सभी लोगों को बेनिफिट मिल सकता है उसमें। नहीं तो चलिए, अगर बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं तो पवन गुप्ता जी के घर कब जाएंगे? देखिए, ये तो घर जाने की क्या ज़रूरत है, घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 100 बार हमारी मुलाकात होती है। कल भी हम एक फंक्शन में थे, वहाँ जब ज़रूरत होगी तो घर में आना जाना, तो जैसे फंक्शन था उनके घर में तो घर में नहीं, तो जो फंक्शन वाली जगह थी वो गए हैं, जब हमारे था वो भी आए, तो वो तो चलता रहता है। वो तो डिफरेंट इशू है। जब पॉलिटिकल चर्चा है तो इसको कहीं ना कहीं इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। मैंने एक ही बात कही कि जब टारगेट बड़ा है तो छोटे इश्यूज़ को लेकर आपने बड़ा उसको बड़े टारगेट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, छोटे मसलों को लेके। तो आने जाने का तो आप कहेंगे कोई ईगो ही मसला है कि ईगो की वजह से वो चाहते हैं कि मैं ही उनके घर में जाऊं, या मुझे कोई ईगो नहीं जाने की, मैं ईगोइस्ट बंदा हूं नहीं। लेकिन पार्टी संगठन का भी अभी शुरुआत हुई है, देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए, ये बता दीजिए, अगर आपकी तरफ से शुरुआत हो तो क्या ये संभव है कि म्युनिसिपल में जिस तरह से डॉक्टर योगेश्वर जी के अगेंस्ट जो वोट्स हैं वो ज़्यादा पड़े हैं, 11 वोट पड़े हैं अभी, हालांकि ऑफिशियली रिजल्ट आना है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि जो आप अनकंडीशनल सपोर्ट देकर आपके जो साथी काउंसलर्स हैं वो कर रहे थे, आप अपनी तरफ से और अपने काउंसलर्स को मना के ये नहीं कह देते कि डॉक्टर साहब ही रहेंगे म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन? देखिए, फिलहाल अभी मैटर सब जुडियस है और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है जायज़ नहीं होगा। मैं कोर्ट से जब जैसे ही मसला कोर्ट के पाले से निकलता है उसके ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा मकसद तो पर्टिकुलर किसी का फेवर या किसी का अगेंस्ट नहीं है। हमारा मकसद तब भी था और आज भी यही होगा कि शहर की भलाई किस तरीके से हो सके। चलिए, एक चीज़ और बताइए कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन लगातार आती रही, ये भी कहा गया कि उधमपुर के 2 बड़े नेता, जिनका भी मैंने नाम भी लिया, उन्होंने लगातार कोशिश की कि दिल्ली में, जम्मू में, जहां भी कमांड हायर लेवल तक बलवंत सिंह मनकोटिया एंटर ना हो पाए। तो कहीं आहत होते हैं इस बात से? देखिए, मेरे पास तो ऐसे कोई सबूत तो है नहीं कि मैं उनके ऊपर एलिगेशन, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाऊं। तो देखिए, अब जब आप चक्रव्यूह में जाते हो तो फिर निकलने की कोशिश तो आपको करनी होगी। चलिए, मतलब ये मानते हैं कि अभिमन्यु का एक चक्रव्यूह था और इसको बड़े सिस्टम के अंदर पार्टी की, मैं किसी पार्टी की बात नहीं, बड़ा जब सिस्टम में जाते हैं वहाँ चक्रव्यूह तो रहता है, और चक्रव्यूह से आपको कैसे निकलना है वो तो आपको भी देखना पड़ेगा। चलिए, ठीक है। तो बहरहाल एक बात और बता दीजिए, पवन खजूरिया जी मिलने आए थे? नहीं, वो भी नहीं आए। वो भी नहीं आए मिलने। आप मिलने जाएंगे? मैंने कहा कि कोई हमारे इको सिस्टम तो है ही नहीं है, जाने हमारी तो 20 बार जब मिलते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से हम मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, पिछले 2-3 दिनों में जो आसपास के हमारे गांव हैं, मान लीजिए बटलवालियाँ की बात कर लीजिए, वहाँ से हमारे को 2-3 लोगों ने आके बोला, जनाब नीचे का जो हमारा एरिया है ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे वहाँ पे, या मान लीजिए पवन गुप्ता जी के सपोर्टर थे, और ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे बलवंत सिंह मनकोटिया के सपोर्टर थे या पैंथर्स पार्टी के सपोर्टर थे, और पिछले कई दशकों से आपस में इसी चीज़ को लेकर छोटा मोटा मनमुटाव जो है वो होता रहता था। लेकिन अब जो ग्राउंड पे चेंज नज़र आ रही है वो ये चेंज नज़र आ रही है कि आपके समर्थक भी भाजपा के समर्थक हो गए, वो भी बीजेपी के ऑलरेडी हैं ही हैं जो पहले से थे। तो लोग ग्राउंड पे मिल गए हैं लेकिन नेता नहीं मिल रहे। देखिए, जो आप बात ने कही कि जो समर्थक की बात करी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं असेंबली का चुनाव लड़ता हूं तो मुझे 20 या 22,000 या 24,000 या 25,000 वोट मिलता है। जब पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं तो हमें 2-3 हज़ार वोट मिलता है। तो मेरे मैक्सिमम कार्यकर्ताओं ने वोट तो बीजेपी को भी दिया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे मेजॉरिटी कार्यकर्ताओं को इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। रही बात मेरे दूसरे साथी गुप्ता साहब की, तो वो जब बीजेपी से बाहर गए तो उनके लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। तो ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसके ऊपर चर्चा लंबी हो सकती है। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में बड़ी मोटी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जो हमारे समाज को, देश को और एक मतलब एक सही दिशा में ले जा सकती है, और आने वाले समय में एक मजबूत भारत का गठन जो होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही होगा। चलिए, उधमपुर की पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं। ये बता दीजिए, जम्मू में हमने आपका भाषण जिस तरह से अपने चैनल पे भी लाइव दिखाया और लोगों ने भी सुना, थोड़ी जी जगह मिगी अपने दिले दौड़ो, बाकी जगह में आपे बनाई लेनी, फाइन इनफ। इसका मतलब है बलवंत सिंह मनकोटिया किसी टिकट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मैंने कहा, जब मैं आपको बताऊं, आप मेरे को समझ लो कि हमारा बचपन का एक दूसरे का साथ है, और मुझे याद है कि जब
मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा तो आपने ही उस टाइम शायद आउट ऑफ वे जाके भी आपने मेरी सपोर्ट की थी। जब आप एक पत्रकार मतलब एक पेपर आप चलाते थे, उसमें आपने ये स्पेशल कोड किया कि जब मैं भी उस यंग एज में था तो आपने कोड किया कि बलवंत के फ़ोटो लड़कियों के, कॉलेज की लड़कियों के पर्स में मिलते हैं। तो मतलब आपने इस तरीके से मतलब प्रोजेक्ट जो बेस्ट पॉसिबल था तो आपने किया, और आप बेहतर तरीके से बचपन से हमें जानते हो। मैं आपको बड़ी क्लियर रिपीट करता हूँ, मैं बाई नेचर पॉलिटिशियन नहीं हूँ, वो तिगड़मबाज पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एक समाजी कार्यकर्ता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मुझे समाजी कार्य में रुचि भी रहती है और आनंद भी आता है। तो रहा अब चूंकि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आ गए हम, तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ये रहता है कि आपके जो साथी संगी होते हैं तो उनको लगता है कि हमारा जो लीडर है वो एक मजबूत प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए फ़ोन करे, मैसेज करे किसी को, तो हमारी सुनवाई होनी चाहिए। तो हर ये सारे समर्थक जो होते हैं, साथी होते हैं हर लीडर के, वो चाहते हैं उनका साथी मजबूत लेवल पे हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि टिकट जो है, टिकट मांगने की ज़रूरत क्यों है आपको, मुझे नहीं ये समझ आती। हम लीडर लोग ये क्यों पीछे फिरते हैं कि हमें टिकट दे दो, टिकट दे दो। भाई आप काम करो यार, गीता में अब अगर गीता को मानते हो तो कर्म करो ना। जब हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, फल मिलेगा। किसी वो मुकद्दर की बात होती है, किसी को रिजल्ट हो सकता है, आप कर्म करते हैं, कम करते हैं तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है, किसी को 4 दिन लेट मिलता है। तो मैं आपको बड़ी मोटी सी बात कहूँ, मैं ईमानदारी से वहाँ पे जो बात करी है कि अब हमारा टारगेट है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपका जो एक सोच है बहुत अच्छी सोच है, लेकिन जो विरोधी हैं वो ये बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी में बड़े ढोल नगाड़ों के साथ गए, वहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंटशिप नहीं मिली तो आते ही बोल दिया ये बागड़िए हैं। अब मान लीजिए कल यहाँ पर टिकट नहीं मिलती या कोई भी और बात हो जाती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बागड़िया कहेंगे? जब मैंने उनसे बात करी थी, मैं उनसे भी ये बात करी थी कि मैं एमएलए के बनने के मसले में नहीं आया हूँ। और यहाँ भी कि एमएलए अगर मुझे कंटेस्ट करना है, उधमपुर के अंदर आप 1, 2, 3 सीटें हैं, आप ये समझ सकते हैं कि कंटेस्ट मैं करूँगा, इंडिपेंडेंट करूँगा, जीतना हारना मुकद्दर की बात है, लेकिन कंपटीशन में हम हैं कि नहीं आप पब्लिक से जान लीजिए। तो एमएलए के चक्कर में तो हम ना उनको मैंने बड़ा कैटेगरिकली बताया था कि मैं एमएलए के बनने के चक्कर में आपके पास नहीं, मुझे शौक है बड़े लेवल पे काम करने का, खुले फील्ड में काम करने का। तो उस चक्कर में गए थे, लेकिन उसमें आप उसके भी सारे मुझे लगता है प्लस माइनस आपको ज़्यादा पता है। बाकी वही बात है कि विरोधी जो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना है, तो वो तो कहेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन हम उनके बड़ा साफ शब्दों में उनको बता के गए थे कि हमें एमएलए के चक्कर में आपके पास नहीं आए हैं। तो बाकी रही बात उन्होंने क्या गड़बड़ियाँ की तो वो उसका भुगतेंगे वो। तो इसलिए हमारा ये जो विरोधी आज इसके लिए कह रहे हैं तो उनको कहने दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका मन का बोझ भी हल्का होना चाहिए ना। चलिए, लोगों का काम है कहना, पर कहीं ना कहीं आप ये कहते आए हैं कि प्रोफेसर भीम सिंह जी राजनीतिक गुरु रहे हैं, और अगर हर्षदेव जी की बात करें तो 96, 92, 93, 96, 2000 से वो आपके राजनीति में बड़े भाई रहे। लेकिन आज बड़े भाई जो है वो कह रहे हैं कि बलवंत सिंह मनकोटिया को एप्लीकेशन लिखना नहीं आती, ट्यूशन कब लेने जा रहे हैं उनसे? हाँ, देखिए, मैंने कहा ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात करने का अधिकार है। उन्होंने अपने तरीके से बात की है और हमें अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरीके से जिसको मैं कहूँगा कि तंज कसे हैं, हमें इसका बुरा नहीं लगता है। नहीं, तंज कसे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी मूँछों के ऊपर भी कुछ उनका कमेंट था जी, वो मूँछें मुड़ाने जी। उनको मैं तो जनरली बात करी थी, मैंने पर्टिकुलर उनके लिए थोड़ी करी थी। चलिए, जनरली बात करी थी, बट एक लास्ट सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो मैं आपसे पूछता हूँ। अगर मान लीजिए कल एक ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पार्टी आपको बोलती है कि हमने पवन गुप्ता को उधमपुर ए से टिकट दे दीजिए, मान लीजिए, हालांकि अभी उसको टाइम लगेगा, और पवन खजूरिया को उधमपुर बी से दे दिया और आपको किसी और को चननी से दे दी और आपको कहीं से टिकट नहीं दी है, आपको तीनों के लिए कैंपेन करना है और तीनों के लिए वोट मांगने हैं, तो क्या मांगने जाएंगे? वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं 3 एमएलए बना रहा हूँ एक जगह तो मैं 1 एमएलए बनने जा रहा हूँ, 3 एमएलए बना रहा हूँ, तो मेरे लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि 3 एमएलए के या 4 एमएलए के लिए कैंपेन करने की पार्टी जिम्मेदारी देती है। तो मैं तो कहूँगा कि ये बड़ी बात है। वो तो एक छोटा सा मसला है कि एमएलए बन के 2 बार बने हैं, 3 बार बनेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। चलिए, ठीक है। तो ये थे बलवंत सिंह मनकोटिया, और कई सीधे और स्पष्ट सवालों का इन्होंने जवाब दिया। आने वाले समय ही खैर ये बताएगा कि
किस तरफ उधमपुर की या स्टेट की पॉलिटिक्स में इनका क्या क्या रोल रहेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर साफ है, उधमपुर में एक परिवार से भारतीय जनता पार्टी का परिवार शुरू हुआ था, लेकिन आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार कम से कम उधमपुर में उस परिवार से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा विशाल हो चुका है। कैमरामैन रोहित के साथ दीपांकर गुप्ता।